फ्रेंड्स, मैं अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ एक बार फिर से आप लोगों के सामने प्रेजेंट हूँ। जैसा कि आप लोगों के 12th के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं और मैंने ऑफलाइन जो है वो बैच चलाए थे, उसके अंदर जो स्टूडेंट्स का जो मार्क्स है इकोनॉमिक्स के अंदर मेरे स्टूडेंट्स का जिनको मैंने टीच किया था बहुत ही सुपर रहे हैं। सब 80 to 95 के जो क्राइटेरिया के अंदर मोस्ट ऑफ है वो 90 to 95 के क्राइटेरिया के अंदर रहे हैं। तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी हुई कि मतलब मेरा पढ़ाया हुआ बच्चों के इतना ज़्यादा काम आ रहा है। ठीक है, तो जो हमारी आज की क्लास है इसके लिए मेरे जो बच्चे हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा स्कोर किया है, जो मेरा बैच रहा है। तो इन सब के बारे में अपने बाद में फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे कि मतलब क्या स्ट्रेटेजी रही थी उनकी स्टडी की और जो भी कुछ है। तो फिलहाल हम आज अपना जो टॉपिक है वो लेकर आ रहे हैं, वो है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर। हमारा टॉपिक चल रहा है, जैसा कि हम पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने अपने टाइप ऑफ यूटिलिटी के बारे में सबसे पहले तो हमने यूटिलिटी क्या होती है उसके बारे में देखा था, उसकी अप्रोचेस के बारे में देखा था। हमने दो अप्रोच पढ़ी थी, एक कार्डिनल अप्रोच और एक ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच के अंदर चल रहे हैं। कार्डिनल अप्रोच के अंदर हमने देखा था टाइप ऑफ यूटिलिटी के बारे में। यूटिलिटी के बारे में हमने देखा था एक एमयू होती है, एक टीयू होती है, इन दोनों का रिलेशनशिप, इन दोनों के बारे में काफ़ी सारी बातें हम लोग पहले अपनी वीडियो के अंदर कर चुके हैं। होप सो कि आप लोगों को थोड़ी सी उसके अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम है कि वॉइस थोड़ा सा साउंड है वो थोड़ा सा लो जा रहा है और थोड़ी सी लाइटिंग की प्रॉब्लम है। होप सो इसके अंदर वो हमारे सामने इश्यूज नहीं आएंगे, क्योंकि हमने थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश की है इस चीज़ को। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वाला जो कंटेंट है, ये मेरी जो क्लास है वो बहुत ही अच्छे से समझ आएगी प्रॉपर साउंड और प्रॉपर लाइट के साथ। तो अब जो बात कर रहे हैं हम आज, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम मतलब पिक करने वाले हैं वो है हमारा DMU। DMU का मतलब क्या है? Diminishing marginal utility। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम उसके एक फीचर, एक पूरे के पूरे थ्योरी, एक लॉ के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम नाम देते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो DMU के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो इसके लिए MU है वो आप ही हम मैं डायग्राम के थ्रू आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर पहले हम TU और MU दोनों के बारे में, उनके रिलेशनशिप के बारे में बात कर चुके हैं। तो MU के जब बारे में हम बात करते तो एक हमने डायग्राम बनाया था। इस डायग्राम के अंदर हमारी MU है वो इस तरीके से आ रही थी, यानी कि ये क्या थी, जैसे जैसे हम अपनी यूनिट्स का कंजप्शन बढ़ाते जा रहे थे, ये हमारी यूनिट्स हमने बनाई थी। तो ये लगातार क्या थी, जैसे जैसे यूनिट का कंजप्शन बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो लगातार क्या हो रही थी, डाउन होती जा रही थी, डिमिनिशिंग होती जा रही थी। और इसी के साथ हमने देखा था कि हमारी जो TU है वो इस तरीके से कुछ बन रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल हम MU के बारे में ही इस लॉ के अंदर बात करेंगे, क्योंकि हमारा आज का लॉ क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि ये जो यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी है, ये क्यों डाउन जा रही है, इसके बारे में हम बात करेंगे, क्या रीजंस रहते हैं। तो सबसे पहले थोड़े से इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। टॉपिक है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके इंट्रो के बारे में बात करते हैं। इसके इंट्रो के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये जो लॉ है सबसे पहले किसने दिया था, गोसेन। गोसेन नाम के एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने 1854 के अंदर ये लॉ दिया था, जिसको क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और जो एक जेवनसन नाम के पर्सन थे, इसके बारे में हम पहले भी अपनी क्लास के अंदर बात कर चुके हैं। इसके इंट्रो के बारे में गोसेन और जेवनसन का नाम आप पिछली वीडियो के अंदर भी सुन चुके हैं। तो जेवनसन थे, इन्होंने इसको जो ये लॉ इन्होंने बनाया था, गोसेन ने दिया था, प्रोपाउंड करी थी ये थ्योरी, इसको इन्होंने नाम दिया था डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। सॉरी, इन्होंने इसे नाम दिया था गोसेन्स फर्स्ट लॉ। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नेम तो गोसेन ने ही दिया था, लेकिन जेवनसन ने
जिसे कहा था गोसेन का फर्स्ट लॉ, क्योंकि सबसे पहले किसने इसको परफॉर्म किया था, गोसेन ने किया था। तो यहाँ पे मार्शल ने क्या किया था, इसको एक पूरा का पूरा जो डिटेल जिसकी एक्सप्लेनेशन थी इस लॉ की थी वो दी थी। तो यहाँ पे मार्शल का कंट्रीब्यूशन भी आता है। ये तीनों के तीनों हमारे फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, जिनके बारे में और जिनके नाम है हमारे आगे कई बार आते जाएंगे। तो यानी कि अब मैं रिपीट करूं तो गोसेन ने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो लॉ है 1854 के अंदर सबसे पहले दिया था। जेवनसन ने इस लॉ का नाम गोसेन के नाम पे रखा, जिसको इसने बोला गोसेन्स फर्स्ट लॉ, क्योंकि गोसेन ने सबसे पहले और पहली बार लॉ दिया था। मार्शल ने इस लॉ के बारे में पूरी की पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी थी हमें, तो इसीलिए यहाँ पे मार्शल का कंट्रीब्यूशन भी काउंट किया जाता है। अब ये तो बात हुई इसके इंट्रोडक्शन की। अब जो हम आगे बात कर रहे हैं इसके पूरे मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में, यानी कि डीएमयू के मीनिंग एंड डेफिनेशन के बारे में। अब डीएमयू मैं बार बार डीएमयू ही बोलूँगी, क्योंकि बार बार डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलने से बहुत ज़्यादा हमारा टाइम कंजप्शन और बहुत ज़्यादा ऐसे अजीब सा लगता है, तो इस वजह से मैं बार बार डीएमयू वर्ड ही यूज़ करूँगी, तो आप लोग उसको समझ लेना कि मैडम क्या बोलना चाह रही हैं। तो सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो एक यूनिवर्सल लॉ है। यूनिवर्सल लॉ कैसे है, क्योंकि ये क्या है, हर जगह हर चीज़ पर लागू होता है, हर पर्सन पर लागू होता है। चाहे आप एक ब्रेड के पीस की बात करें या आप किसी भी अनदर थिंग जैसे कि कोई भी फिजिकल चीज़ जैसे कि कोई असेट के लिए बात करें, तो इन सब के बारे में या कोई भी एनीथिंग एल्स, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। इसके अंदर जब भी आप किसी चीज़ की बात करते हैं तो वो क्या होगी, एक यूनिवर्सल ट्रुथ जिसको बोलते हैं उसके अंदर ये काउंट हो जाता है। यानी कि ये कहता है ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो लॉ हर जगह हर चीज़ पर हर पर्सन पर हर टाइम पे ये लागू होता है। लेकिन इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, मनी। इसका एक्सेप्शन क्या है, डायमंड। यानी कि जो प्रेस्टीज की चीजें होती हैं उन पर ये लॉ है वो लागू नहीं होता है। अब यहाँ पे बात करें मनी, मनी तो जिसके पास जितनी ज्यादा आती जाती है उसके लिए उसकी यूटिलिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है, ठीक है। तो मनी से कभी कोई मतलब ऐसा नहीं कहता कि बस मुझे और पैसा नहीं चाहिए। ऐसे डायमंड की बात करें तो डायमंड को भी कोई पर्सन कभी ना नहीं करेगा कि बस भाई मेरे पास बहुत डायमंड है मुझे और नहीं चाहिए। तो प्रेस्टीज की जो चीजें होती हैं उन पर ये जो नियम है वो काम नहीं करता है। तो यहाँ पे इसके अलावा कोई भी चीज़ आती है, कोई भी ब्रेड ले लो, कोई भी जैसे अपने कहीं फैन वगैरह ले ले, मोबाइल ले ले, पीसी ले ले, कुछ भी ले ले, मार्कर वगैरह ले लो, बोर्ड ले लो, बुक्स ले लो, नोटबुक्स ले लो, जो मर्जी ले लो, सब पे ये नियम क्या होगा, एक ना एक टाइम पे जरूर लागू होगा। मतलब एट लास्ट जाके, एक बार हो सकता है कि ना हो, लेकिन एट लास्ट ये जो रूल है वो लागू होगा ही होगा। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में जब बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहली बात क्या की जाती है, क्या है, ये एक यूनिवर्सल लॉ है, यानी कि ये हर जगह पर लागू होता है। दूसरी ये चीज क्या कहता है कि ये जो लॉ है वो बेस्ड ऑन किस पर है, कंज्यूमर बिहेवियर पर। कंज्यूमर बिहेवियर पर तो अपने आप ही हो गया फिक्स, क्योंकि कोई भी कंजप्शन करेगा किसी भी चीज का तो वो कंज्यूमर कहलाएगा, और कंज्यूम करते करते ही उसके लिए क्या होगा, ये डीएमयू जो लॉ है वो क्या होगा, किसी भी चीज को लेकर लागू हो जाएगा। और उसके बाद ये क्या बात कर रहा है कि ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होती है, पर्सन टू पर्सन वैरी करती है। यानी कि हर पर्सन के हिसाब से, जैसे हो सकता है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हो, मैंने सुबह से खाना ना खाया हो, तो मेरे लिए एक के बाद दूसरी रोटी से उतनी जल्दी मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होगी जितनी कि जिसने शायद शाम को 7-6 बजे खाना खाया और वो वापस 8 बजे खाना खा रहा है, तो उसके लिए जितनी जल्दी गिरेगी। यानी कि अपने बात करें कि कंपैरेटिव जब स्टडी करते हैं दो पर्सन की, तो उनकी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होने की जो रेट है वो अलग अलग हो सकती है, यानी कि पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। तो यहाँ पे अपने मीनिंग की बात करें, एग्जैक्टली ये तो इसके एक फीचर या आपने कहे कि इसके एक मतलब जो फैक्ट है उसके बारे में हमने बात करी है। तो मीनिंग के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, वहाँ पे हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे, डेल्टा टी यू और डेल्टा क्यू। वो भी हमें क्या फाइंड आउट करके देता था, एम यू फाइंड आउट करके देता था। और एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था डेल्टा टी यू
n माइनस tu n माइनस 1, तो इससे भी हमें mu मिलती थी। तो यानी कि अपने कहें अब जब एग्जैक्ट अपने DMU की डेफिनेशन पे आते हैं, ये तो हमने बात करी थी MU के बारे में, लेकिन हम आज क्या स्टडी कर रहे हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में जब हम बात करेंगे तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि एक एडिशनल यूनिट को गेन करने पर, ठीक है, एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम या गेन करने पर हमारी टोटल यूटिलिटी के अंदर जो चेंज होता है वो तो हो गई मार्जिनल यूटिलिटी। और जब हमारी एक यूनिट से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो क्या होगी, लगातार डिमिनिशिंग होती जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, मैंने एक रोटी खाई, मुझे MU मिली 40 की। कार्डिनल अप्रोच की बात करिए तो हम यहाँ ये मान के चलेंगे कि मैं यूटिलिटी को मेजर कर सकती हूँ, ठीक है। फिर मैंने कहा कि दूसरी रोटी खाने पर मुझे जो MU मिली वो क्या मिली, 30 यूटिल्स के इक्वल मिली। फिर मैंने कहा तीसरी यूनिट पे जब मैं कंजप्शन करती हूँ तो मुझे जो टोटल यूटिलिटी मिलती है वो MU मिलती है वो 15 की मिलती है। तो ये जो आप रेट देख रहे हैं वो लगातार क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। यानी कि यहाँ पे 10 का डिफरेंस आया मेरी यूटिलिटी के अंदर, मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर, और ऐसे ही यहाँ पे जब मैं बात करूँ तो 15 का डिफरेंस आया। और अगली बार मैं कहूँगी कि अब तो भाई मेरा पेट भर गया, अब तो मैं अगर रोटी खाऊंगी तो मेरा पेट दर्द होगा, ज्यादा खाऊंगी तो मतलब अब मेरे लिए वो क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। यानी कि देखा जाए तो इसका डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा। तो ये जो सिचुएशन है, यानी कि हर एक एडिशनल यूनिट को अचीव करने पर, कंज्यूम करने पर, गेन करने पर जो उससे मिलने वाली यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी है, वो जब डिक्रीज होती जाती है तो वो जो लो कहलाता है वो क्या कहलाता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि जैसे जैसे किसी चीज का स्टॉक बढ़ता जाएगा, स्टॉक प्लस होता जाएगा, वैसे वैसे वहां की जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी कौन सी, मार्जिनल यूटिलिटी, वो क्या होती जाएगी, माइनस होती जाएगी। और माइनस भी कौन सी रेट से, इंक्रीजिंग रेट से। अब यहाँ पे यही पॉइंट मैंने इसीलिए लिखा है 10 से 15, क्योंकि ये किसको बता रहा है, हमारी इंक्रीजिंग रेट को बता रहा है। और यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ गया, 20 का आ गया। तो ये इंक्रीजिंग रेट से डिक्रीज होने का जो फंडा है वही क्या कहलाता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। ये रही बात इसके मीनिंग के बारे में। दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे जैसे आपके किसी भी यूनिट के कंजप्शन के अंदर स्टॉक जो किसी भी यूनिट का है वो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अगर ये प्रोसेस लंबे टाइम पीरियड के लिए चलती है तो लंबे टाइम पीरियड में चलने के कारण क्या होगा, एक टाइम पॉइंट ऑफ ऐसा आएगा, एक सर्टेन पॉइंट ऐसा आएगा जब क्या होगा कि आपको जो उस यूनिट के कंजप्शन से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है, एक एडिशनल यूनिट से कमोडिटी के मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या हो जाएगा, काफी लो हो जाएगा, या यूं कहें कि कम हो जाएगा, या फिर नेगेटिव हो जाएगा, या बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो ये जो एक फ्लो, टेंडेंसी फ्लो है, इसी को ही इकोनॉमिस्ट क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। यानी कि ये इसका रहा है डिफरेंस। तो डेफिनेशन इसकी रही है, यानी कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि जैसे जैसे आप किसी भी चीज की एडिशनल यूनिट का कंजप्शन करते जाते हैं, उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, लगातार कम होती जाती है, और कम होते होते वो जीरो और नेगेटिव भी हो जाती है, जैसे हमने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के रिलेशनशिप के डायग्रामेटिकली हमने इसको समझा था। तो अब ये तो बात हो गई इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में, मीनिंग के बारे में। अब जो हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो इसकी अजम्पशंस के बारे में बात करने वाले हैं। अजम्पशंस के अंदर जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो सबसे पहला फैक्टर, खास तौर पर आप प्रोड्यूसर और जब कंज्यूमर को पढ़ रहे हैं, तो पहली अजम्पशन आपको बिना सोचे समझे लिखनी है, क्या कि जो ह्यूमन है, या यूं कहें कि कंज्यूमर है, अभी हम कंज्यूमर बिहेवियर की बात करें तो कंज्यूमर है वो क्या है, एक रैशनल मैन है। रैशनल मैन का मतलब वो क्या है, इकोनॉमिक मैन है। वो सोचता है, किसी भी 1 रुपए को खर्च करने से पहले वो 4 लॉजिक लगाता है कि मुझे यहाँ खर्च करना चाहिए या नहीं खर्च करना चाहिए, मैं खर्च कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ। तो ये जो सारी चीजें हैं वो एक रैशनल मैन के फीचर्स को बताती है। तो इकोनॉमिक्स की पहली जो आपका फीचर रहेगा, पहली अजम्पशन रहेगी किसी भी लॉ को लेके, तो वो यही रहेगी
कि कंज्यूमर क्या है, एक रैशनल एक इकोनॉमिक मैन है। दूसरी बात, यहाँ पे हम कार्डिनल अप्रोच की बात कर रहे हैं। तो कार्डिनल अप्रोच क्या मानती है कि हम यूटिलिटी को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और मेजर भी हम किसके अंदर करते हैं, वैसे तो हमने एक पैरामीटर लिया था यूटिल्स के अंदर, लेकिन जब हमने यूटिलिटी के असम्पशंस पढ़ी थी तो वहां पे हमने कहा था कि इसको टर्म्स ऑफ मनी के अंदर मेजर कर सकते हैं। यानी कि अगर हम किसी चीज के लिए 10 रुपए अगर दे रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या हमें वो चीज 10 रुपए के बराबर सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी दे रही है या नहीं। तो यानी कि हमारी सेकंड असम्पशन क्या होगी कि हम यूटिलिटी को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसके अंदर यूटिलिटी क्या है, मेजरेबल है टर्म्स ऑफ मनी के अंदर, टर्म्स ऑफ मनी के अंदर। यानी कि ये हमारी दूसरी असम्पशन। पहली असम्पशन कि कंज्यूमर है वो एक रैशनल मैन है, और दूसरी क्या है कि यूटिलिटी को टर्म्स ऑफ मनी के अंदर मेजर किया जा सकता है। तीसरी जब हम बात करते हैं इस लॉ के असम्पशन की, तीसरी असम्पशन ये कहती है कि मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मनी की जो एमयू है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, स्टेबल रहती है। आपके पास पैसा ज्यादा आए या कम आए, आपके पास कंटिन्यूसली उसकी जो आपने कहे कि क्वांटिटी है वो इंक्रीज होती रहे तो भी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट रहेगी। तो ये इसकी एक क्राइटेरिया को फिक्स करती है ताकि हमारे जो हम मेजर मान के चल रहे हैं टर्म्स ऑफ मनी के अंदर, उसको लेके बच्चों को कोई कंफ्यूजन या जो भी इस चीज को प्रैक्टिकली यूज कर रहा है उसको लेके कोई भी उसके आगे कोई समस्या ना आए, कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ना आए। तो इसलिए इसने तीसरी असम्पशन क्या लगा दी यहाँ पे कि मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट रहती है। और आप हमेशा एक चीज मान के चलना कि जब भी किसी चीज को एज अ पैरामीटर लिया जाता है तो हमेशा उसी चीज को एज अ बेस या एज अ पैरामीटर लिया जाता है जिसके अंदर चेंजेस नहीं होते हैं। आप लोग इंडेक्स नंबर पढ़ते हैं तो इंडेक्स नंबर के अंदर भी क्या होता है कि हम उस ईयर को बेस ईयर के रूप में लेते हैं जहाँ पे या तो चेंजेस हुए ही ना हो, हुए हो तो बहुत ही कम हुए हो, बाकी कंपैरेटिव टू अदर जो ईयर्स वगैरह हम उठाते हैं उनके अंदर। तो सेम चीज यहाँ पे भी हमने क्या किया, जो हमारा बेस या हमारा पैरामीटर था उसको हमने क्या मान लिया, स्टेबल मान लिया। उसके बाद जो हमारी फोर्थ असम्पशन रहेगी इसको लेके, फोर्थ असम्पशन ये कहती है कि आप एक प्रॉपर यूनिट का कंजप्शन करेंगे। प्रॉपर यूनिट का मतलब क्या हो गया कि एक यूनिट का क्या होगा, साइज स्टैंडर्ड होगा। यानी कि ऐसे नहीं कि आपको प्यास लगी है और आप किसी को ड्रॉपर से एक एक बूंद पानी पिला रहे हैं, एक चम्मच से पानी पिला रहे हैं, तो ऑब्वियसली किसी प्यासे को आप पानी पिलाओगे तो एक चम्मच पिलाओगे तो दूसरे चम्मच से उसकी यूटिलिटी और बढ़ेगी, क्योंकि जब तक वो शांत बैठा था। लेकिन जैसे ही आपने उसको पानी दिया अब उसकी जो इच्छा है, उसकी जो नीड है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे एक गिलास पानी की बात होगी, यानी कि एक स्टैंडर्ड साइज के बारे में बात होगी। आपको भूख लगी है तो ऐसे नहीं कि आपने किसी को एक बाइट खिला दी, ठीक है, किसी को भूख लगी आपको गिला भी एक बाइट खा ले तेरा पेट भर जाएगा, तो जब वो सेकंड बाइट खाएगा तो उसको और ज्यादा भूख लगेगी, उसको और ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगा। जैसे कि अपने यहाँ पे एक क्या कहते हैं कि एक इसके अंदर एक्सेप्शन ले सकते हैं, क्या, शराबी एक शराब का वो लेता है जिसको अपने पैक बोल देते हैं ना, तो ये जो चीज वो एक क्वार्टर लेता है तो उसको उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, सेकंड से उसको और ज्यादा मिलता है, थर्ड से उसको और ज्यादा मिलता है, तो ये इसका एक्सेप्शन हो जाता है। तो यहाँ पे जो जब हम यूनिट कंजप्शन की बात करें तो यूनिट कंजप्शन क्या है, एक प्रॉपर यूनिट एक स्टैंडर्ड साइज के अंदर होनी चाहिए जिसको आप सुटेबली मेजर कर सकते हैं एक, और जितनी बार भी आप कंजप्शन करेंगे, इसी असम्पशन के अंदर ये बात करी हूँ, जितनी बार भी आप कंजप्शन कर रहे हैं आपका जो यूनिट का साइज है वो सेम रहना चाहिए। यानी कि ऐसे नहीं है कि पहले आपने एक चपाती ली उसके बाद आपने हाफ चपाती ली, तो ये दोनों का कंपैरिजन डेफिनेशन मार्जिनल यूटिलिटी लो है वो यहाँ जज नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जब भी बात होगी एक प्रॉपर और एक सेम कंटिन्यूस प्रोसेस के अंदर बात होगी। नेक्स्ट हम जो बात कर रहे हैं हमारी जो फिफ्थ असम्पशन रहेगी, फिफ्थ असम्पशन ये कहती है कि किसी भी तरीके का इंटरवल नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, इसी के अंदर मैंने बताया कि कंटिन्यूस कंजप्शन, यानी कि मैं अगर एक टाइम पे खाना खा रही हूँ तो एक टाइम पे खाना खा रही हूँ, ये बात नहीं होगी कि एक चपाती मॉर्निंग में खाई और एक चपाती नाइट में खा ली। तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरे दिन के शेड्यूल के बाद रात को जब मैं चपाती खाने बैठूंगी तो उसकी यूटिलिटी ज्यादा होगी सुबह वाली से।
तो यहाँ पे जो हमारी पांचवी अजम्पशन रहती है वो क्या है, इंटरवल को लेके, यानी कि यहाँ पे कंटिन्यूस प्रोसेस होनी चाहिए। एक मतलब कोई भी टाइम गैप नहीं होना चाहिए। पानी पी रहे हो तो एक गिलास पिया, दूसरा गिलास हाथों हाथ पीना है, तभी ये लो है वो लागू होगा। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं सिक्स्थ हमारी अजम्पशन के बारे में, सिक्स अजम्पशन ये कहती है कि यहाँ पे किसी भी कंज्यूमर की इनकम है, उसकी हैबिट है, वो क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। यानी कि किसी भी तरीके का उसका टेस्ट, उसकी प्रेफरेंस, उसकी इनकम चेंज नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर उसका टेस्ट चेंज हुआ तो डेफिनेट सी बात है कि उसको हो सकता है कि पहले मीठा खाने की इच्छा हो, फिर नमकीन खाएगा तो उसकी यूटिलिटी और बढ़ेगी, या उसकी मीठा खाने की बहुत इच्छा हो रही है तो फिर वो उसके बाद उसको नमकीन मिल रहा है तो डेफिनेट उसकी जो यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी, वो कम रहेगी। तो यहाँ पे उसकी हैबिट, टेस्ट, प्रेफरेंस या इनकम की बात करें तो ये सब क्या रहते हैं, कांस्टेंट। तो यहाँ पे एक फैक्टर मैं सीधा सा लगा सकती हूँ, क्या, जो हमारे इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक माना जाता है, अदर फैक्टर आर कांस्टेंट। तो यहाँ पे मैं सीधा सा एक अगर वर्ड लिख देती हूँ तो ये हमारी कौन सी सिक्स्थ अजम्पशन हो जाएगी कि यहाँ पे कंज्यूमर का हैबिट, उसकी टेस्ट, उसकी प्रेफरेंस, उसकी इनकम है, एनवायरनमेंट है, वो कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये हमने इसकी अजम्पशंस के बारे में बात करी है। हमने इसकी 6 अजम्पशन पढ़ी है। सबसे पहली अजम्पशन पढ़ी है कि कंज्यूमर क्या है, एक रैशनल मैन है, एक इकोनॉमिक मैन होता है, वो हमेशा सोच समझ के डिसीजन लेता है। सेकंड हमने जो बात करी है कि यूटिलिटी को हम किसके अंदर मेजर कर सकते हैं, टर्म्स ऑफ मनी के अंदर, क्योंकि हम क्या स्टडी कर रहे हैं, कार्डिनल अप्रोच के बारे में, ये सारा का सारा हमने स्टडी किया है। नेक्स्ट जो हमने तीसरी हमारी असम्पशन ली है, मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये हमारे लिए एक बेस का काम, एक पैरामीटर का काम कर रही है यहाँ पर। फोर्थ अजम्पशन की जब हम बात करते हैं तो फोर्थ अजम्पशन कह रहा है कि जब भी आप कंजप्शन करेंगे किसी भी चीज का, एक स्टैंडर्ड साइज, एक प्रॉपर साइज होना चाहिए, एक मेजरेबल साइज होना चाहिए। उसके बाद हम फिफ्थ अजम्पशन की जब बात करते हैं तो फिफ्थ अजम्पशन कहती है कि इंटरवल नहीं होना चाहिए, कंजप्शन कंटिन्यूसली होना चाहिए, किसी भी तरीके का टाइम गैप नहीं होना चाहिए। सिक्स एग्जाम्पशन की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्या है, कंज्यूमर की इनकम, उसकी हैबिट, उसकी प्रेफरेंसेस, उसका टेस्ट, कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, सब कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ये याद हो गया आप लोगों को, तो एक बार रिपीट और करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब जो हमारा अगला टॉपिक यानी कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, अब तक हमने क्या पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। इंट्रोडक्शन के अंदर हमने क्या पढ़ा कि एक एडिशनल यूनिट के इंक्रीज होने पर यूनिट से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो लगातार क्या होती है, कम होती जाती है। इसी लॉ को क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। फिर हमने इसकी जो मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में बात की थी। इंट्रोडक्शन के अंदर हमने पढ़ा था कि गॉसेन ने दिया था ये लॉ 1854 के अंदर, जेवनसन ने इसे गॉसेन का फर्स्ट लॉ कहा था, मार्शल ने इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की थी। मीनिंग एंड डेफिनेशन के अंदर हमने ये सारी चीज पढ़ी थी कि कैसे डिमिनिशिंग मार्जिनल लॉ है, उसका क्या मीनिंग होता है। और अब जो हमने तीसरी चीज पढ़ी थी अभी जस्ट, वो क्या थी, इसकी अजम्पशंस। अजम्पशंस क्या होती हैं, किसी भी चीज का क्राइटेरिया फिक्स कर देते हैं कि इसके बाहर अगर आप सोचते हैं, इससे बाहर अगर आप इस लॉ को अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अप्लाई नहीं होगा। क्योंकि इकोनॉमिक्स क्या है, आर्ट और साइंस का मिक्सचर है। ये क्या है, एक प्रॉपर साइंस नहीं है, एक आइडल साइंस नहीं है जहाँ पे आप कहें कि आपने जो चीज कह दी वो 101% प्रूफ होगी, चाहे आप इकोनॉमी की या यूनिवर्स की किसी भी सिचुएशन के अंदर चले जाए। इसकी कुछ खुद की लिमिटेशंस होती हैं, अगर वो है तभी ये लॉ अप्लाई होगा। है यूनिवर्सल ट्रूथ ही है, लेकिन कुछ कंडीशंस है, उन कंडीशंस के अंदर आपको रह के इस लॉ को जज करना होगा। तो अब जो हम आगे बात कर रहे हैं, यानी कि हमारा फोर्थ स्टेप, आज का फोर्थ स्टेप हमारा क्या कहता है, कॉजेस के बारे में। यानी कि ये लॉ आखिर लागू क्यों होता है, क्या रीजंस है ऐसे कि ये डिमिनिशिंग मार्जिनल जो यूटिलिटी है उसको हमने कह दिया कि एक यूनिवर्सल लॉ है, हर जगह लागू होता है। तो अभी हम इसके जो कॉजेज हैं, इसके रीजंस हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो कॉजेज के अंदर जो कॉजेज एक्सप्लेनेशन दी है सबसे पहले किसने दी है, तो वो बता देती हूँ, प्रोफेसर बॉल्डिंग।
ये भी एक इकोनॉमिस्ट है। इन्होंने क्या किया है, मार्शल के साथ काम किया है और उसके बाद इन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी है प्रोफेसर वर्ल्डिंग ने, और इन्होंने इसके कुछ जो रीजंस है उनके बारे में बताया है। तो सबसे पहला रीजन उन्होंने बताया है कि जब भी ये रीजन क्यों लागू होता है, सॉरी ये लॉ है वो क्यों लागू होता है, तो ये लॉ लागू होने का कारण क्या है कि कोई भी चीज है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होती है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होती है। आप रोटी खा रहे हैं तो रोटी अपनी जगह पे है, और आप उसकी जगह अगर फास्ट फूड खा रहे हैं तो फास्ट फूड अपनी जगह पे है। वो दोनों एक दूसरे को परफेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे जो इस लॉ के लागू होने का पहला कारण ही यही माना जाता है कि कोई भी चीज है या कोई भी चीजें अगर अपने वैरायटी की बात करें तो वो आपस में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो इस वजह से ये जो चीज है, यानी कि ये जो लॉ है वो क्या होता है, लागू होता है जैसे जैसे हम अपना कंजप्शन इंक्रीज करते जाते हैं। जैसे आप एप्पल खा रहे हैं तो एप्पल के जो बेनिफिट्स हैं वो बनाना नहीं दे सकता, बनाना के जो बेनिफिट्स हैं वो मैंगो नहीं दे सकता। तो सबके अपने अपने अलग अलग फीचर, अपने अपने बेनिफिट्स है। तो इस वजह से ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। सब्स्टिट्यूट वो होता है कि आप किसी चीज, अगर आप एक चीज यूज कर रहे हैं, वो अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी जगह दूसरी चीज को यूज कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन वो होता है, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरी बात करते हैं, दूसरी हमारा जो रीजन रहेगा, ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ एक स्पेसिफिक वांट को सेटिस्फाई कर सकते हैं, आप अपनी सारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते। इच्छाएं तो एक ह्यूमन क्या कहते हैं, आवश्यकताएं तो अनंत होती हैं, इन्फिनिट है। यानी कि हम अभी अगर हमारे पास कोई पूछे कि तुझे क्या चाहिए तो हम एक बहुत बड़ी लिस्ट बना के दे सकते हैं कि हमें ये कुछ चाहिए। तो यहाँ पे वही चीज है कि कुछ स्पेसिफिक वांट्स होती है जिनको हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम किसी एक पर्टिकुलर वांट को सेटिस्फाई करने के लिए किसी कमोडिटी का कंजप्शन करेंगे, तो उस कमोडिटी, उस पर्टिकुलर वांट को सेटिस्फाई करने के लिए वो कमोडिटी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है या उसकी जो पावर है वो लगातार क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यानी कि लगातार वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और एक सर्टेन पॉइंट ऐसा आएगा कि जब वो जीरो होके क्या हो जाएगी, नेगेटिव फॉर्म के अंदर आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका हम कंजप्शन लगातार बढ़ा भी नहीं सकते। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल सोल्ट हमें जितना चाहिए उतना ही चाहिए, चाहे उसकी कितनी मर्जी आप अगर कहें कि कितनी मर्जी क्वांटिटी बढ़ा ले तो भी उसका क्या होगा, उसका जो वो सर्टेन पॉइंट है वो बहुत जल्दी आ जाता है। क्योंकि सॉल्ट की सबकी बॉडी की एक फिक्स क्वांटिटी होती है, एक फिक्स डिजायर होती है कि मुझे इतना ही नमक अच्छा लगता है, चाहे वो खाने में या सैलेड में या जैसे भी आप खाते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये इसके रीजन रहे हैं। रीजन की जब मैं बात करूं तो दो रीजन हम लोगों ने पढ़े। क्या, पहला तो पढ़ा कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन, कोई भी चीज आपस में परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं होती है। दूसरी हमने कहा है कि ये क्या है, हर जगह पे यूं कहें कि हर एक सर्टेन पॉइंट के बाद ये लागू हो जाती है जब हम अपने स्पेसिफिक नीड को कंप्लीट करने के लिए किसी कमोडिटी का रेगुलरली कंटिन्यूसली कंजप्शन करते हैं। एक लॉन्गर पीरियड के अंदर ये जो हमारी वोट को सेटिस्फाई करते हुए नेगेटिव होते हुए जीरो होते हुए नेगेटिव हो जाएगी। नेक्स्ट अब बात करते हैं, जो सारी चीजों की बात करने के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट बचता है वो क्या है, इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस इसकी इतनी ज्यादा है कि जब हम इसके बारे में पहली लाइन ही बोल चुके हैं कि एक यूनिवर्सल लॉ है, तो इसकी इम्पोर्टेंस तो अपने आप में हर जगह, हर कंडीशन या हर फील्ड के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर हो सकती है। तो यहाँ पे जब हम इकोनॉमिक बेस पे इसकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक बेस के अंदर सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंस जब मैं एज अ थ्योरी के रूप में बात करूं, एक तो नॉर्मल बात करना, तो उसके अंदर तो मैं क्या होगा कि आपको नॉर्मल सी बातें बताऊंगी जो आप एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे। लेकिन जब मैं एक इकोनॉमिक्स एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने बात करूँ तो अपने को एक प्रॉपर पॉइंट ऑफ व्यू से चलना पड़ेगा। तो जिसमें सबसे पहली हमारी जो इम्पोर्टेंस आती है इसकी, इसका जो अपने कहते हैं इसके एट्रीब्यूट मान सकते हैं, तो वो पहला क्या है कि ये लॉ ऑफ डिमांड और इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ये दो लॉ आएंगे आपके सामने। अब आप कहोगे मैडम ये आप नए से नाम फील बोल रहे हो, हर बार आप एक नया नाम बोलते हो। तो यहाँ पे एक लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी और सेकंड मैंने बोला लॉ ऑफ डिमांड। ये इन दो लॉ का क्या है, बेस है। यानी कि इसी डीएमयू के बेस पर ये दोनों लॉ काम करते हैं।
इनके बारे में हम अभी आगे स्टडी करेंगे। और ये वाला लॉ है, ये तो बहुत बड़ा मैटर कवर करता है आपके सिलेबस का। तो कंज्यूमर बिहेवियर मेनली डिपेंड ही इस पे करता है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर आता है। तो ये आई थिंक सो आपकी 14 नंबर की यूनिट रह जाती है, तो 14 नंबर आपका ये एक लॉ दिलवा सकता है आपको। तो यहाँ पे बात करें लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, तो ये भी हमारा इससे अगला लॉ होगा जो हम डीएमयू के बाद स्टडी करने वाले हैं। जो ये लॉ बताता है कि मतलब कोई भी पर्सन अगर उसके पास 100 रुपए है, मान लिया हमने 100 रुपए है, तो वो अपने 100 रुपए को एक टाइम पे इस तरीके से खर्च करेगा कि उसको हर कमोडिटी पे खर्च करने पे उसको इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी मिले, यानी कि वो वहां पे फुल सेटिस्फाई होगा। मान लो कि उसने कपड़े भी खरीदने हैं, खाने पे भी खर्च करना है, या कोई उसने शूज लेने हैं, तो वो इन तीनों पे इस तरीके से अपने रुपीस को डिवाइड करेगा कि उनसे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो ये है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमांड की हम किसी भी चीज की डिमांड क्यों करते हैं, या कैसे डिमांड रिएक्ट करती है, किस तरीके से डिमांड के बेस पे प्राइस वगैरह डिटरमिनेशन होता है, वो सारी बातें हम इसके अंदर करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा पहला बेनिफिट इंपॉर्टेंस इसकी बात करें तो इंपॉर्टेंस के अंदर पहला क्या हो गया कि ये जो लॉ है ये लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर पर के लिए बेस बनाता है, यानी कि इन्हीं के ऊपर ही ये दोनों लॉ बेस है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं सेकंड, ये जो लॉ है वो पब्लिक फाइनेंस के अंदर सबसे ज्यादा यूज होता है। पब्लिक फाइनेंस जो भी हमारे टैक्स वगैरह लगते हैं, हम पे सेस लगते हैं, ठीक है, ये जो भी हमें सब्सिडी वगैरह मिलती है, ये सारे पब्लिक रेवेन्यू के पार्ट होते हैं। तो पब्लिक रेवेन्यू के अंदर सबसे जो पब्लिक फाइनेंस है उसके अंदर क्या है, ये लो सबसे ज्यादा यूज होता है। कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम देखें एक नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर बात करें, पब्लिक फाइनेंस की बात करें, तो जो रिच होता है, आपने देखा होगा कि हमारे टैक्स के अंदर कुछ स्लैब्स बनी हुई है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आप पे 10% टैक्स है, अगर आपकी इनकम 10 लाख तक है, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, एग्जैक्ट मुझे नहीं अभी ध्यान नहीं है इस टाइम पे, 10 लाख तक है आपकी तो आप पे 20% टैक्स है, आपकी इनकम 50 लाख तक है तो आप पे 30% टैक्स है, मोर देन 50 है तो आप पे 30 प्लस आप पे जो भी एसेस वगैरह लगता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये क्या है, पब्लिक फाइनेंस का काम है। ये टैक्स की जो हमने बात करी, अब आप देखो कि जिसकी जितनी ज्यादा इनकम है उस पर उतनी ज्यादा टैक्स लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि जो जितना ज्यादा रिच होगा उसके लिए मनी की मार्जिनल यूटिलिटी उतनी ही कम होगी, ना कि ज्यादा होगी। तो उसको उतना टैक्स देने में उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसको फील ही नहीं होगा कि अच्छा 50 लाख कमाने वाला अगर 30% टैक्स दे रहा तो कोई बात नहीं, दे दो। तो ये जो चीजें हैं, जो पब्लिक फाइनेंस का जो बेस है वो क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होगा, रिच जितना ज्यादा होगा, उसके लिए उतनी ही कम मार्जिनल यूटिलिटी होती जाएगी मनी की। तो इसीलिए पुअर पे क्या है, अब 5 लाख तक वाला बेचारा 10% टैक्स देगा तो उसको लगेगा कि हाँ मैं दे रहा हूँ, और यही अगर मान लो इस स्लैब को घटा के 1 लाख कर दिया जाए तो यहाँ पे तो ये रोना ही लग जाएगा कि भी मैं 10% टैक्स दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा। तो ये जो चीज है ये रिचर और पुअर सेक्शन के अंदर जो डिफरेंशिएट है वो क्रिएट करती है, और ये लो ही करता है, ठीक है। इसे प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम बोलते हैं, आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर एक जो इम्पोर्टेंस की बात करें तो यहाँ पे एक पैराडॉक्स आता है हमारे आगे। पैराडॉक्स क्या आता है, एक यहाँ पे बहुत फेमस पैराडॉक्स है ये, डायमंड वर्सेस वाटर। डायमंड वर्सेस वाटर पैराडॉक्स। अब कहोगे मैडम आप इंपॉर्टेंस करवा रहे हो और उसके अंदर पैराडॉक्स लेके आ रहे हो, तो ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है इसकी इंपॉर्टेंस के अंदर। तो यहाँ पे डायमंड वाटर पैराडॉक्स की जब हम बात करते हैं तो ये पैराडॉक्स हमें ये एक्सप्लेन करता है कि किसी भी चीज का प्राइस है वो उसकी टोटल यूटिलिटी डिसाइड नहीं करती, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिसाइड करती है। यानी कि जब भी आप किसी चीज के लिए जो प्राइस दे रही है वो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बताएगी। जैसे कि वाटर है, कितना जरूरी है हमारी लाइफ के लिए, मतलब अगर एक दिन अगर घर पे पानी नहीं होता तो हम लोग पागल होने को हो जाते हैं ना। तो यहाँ पे वाटर की जब हम बात करें, हम जैसे जैसे वाटर की यूनिट का कंजप्शन बढ़ाते जाएंगे तो वैसे वैसे क्या होगा, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो यहाँ पे अब वाटर क्या है, डायमंड के कंपैरेटिवली महंगा है या सस्ता है, सस्ता है ना कि महंगा है, सस्ता है। तो यहाँ पे ये क्या है, चीपर है,
ऑलमोस्ट हम लोग क्या है थोड़ा सा बहुत ही नॉमिनल जो बिल पे करते हैं वाटर के लिए, क्योंकि वाटर क्या है इसका जो प्राइस है नॉमिनल वैल्यू क्यों पे कर रहे हैं, चीपर क्यों है, क्योंकि इसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है जैसे जैसे यूनिट का कंजप्शन बढ़ता जाता है वैसे वैसे कम होती जाती है। तो यानी कि लास्ट यूनिट मान लो कि मुझे लगता है कि बस इसके लिए तो 10 रुपये इनफ है, तो मैं उसके लिए या यूँ कहूँ कि एक बकेट या एक गिलास के लिए मैं 10 रुपये दूंगी, ठीक है। और ऐसे ही जब मैं डायमंड की बात करूँ, हालांकि इसकी जब मैं बात कर रही हूँ ना तो इसकी टोटल यूटिलिटी इसके कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके बिना हम रह नहीं सकते। लेकिन जब डायमंड है, डायमंड अभी मैंने नहीं पहना तो क्या मुझे कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा। तो डायमंड के जब हम प्राइस की बात करते हैं तो इसका प्राइस क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हाई होता है ना, हाई प्राइसेस होती है। हाई प्राइसेस क्यों होते हैं, किसी पर्सन के पास एक डायमंड है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी अच्छी होगी, उसके बाद जैसे ही उसको सेकंड डायमंड मिलेगा उसकी मार्जिनल यूटिलिटी उसके लिए बढ़ जाएगी, यानी कि अब उसको क्या लगेगा कि अरे मेरे को तो दूसरा हीरा चाहिए, तीसरा चाहिए, चौथा चाहिए, तो उसकी इच्छा उसको लेके बढ़ती जाती है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही इसके एक्सेप्शन के बारे में बताया था, जहाँ पे मैंने इसके लिए मनी और डायमंड को क्या बताया था, एक एक्सेप्शन यानी कि प्रेस्टीज की गुण बताई थी, क्योंकि जिसके पास जितने ज्यादा डायमंड होंगे उसको ऐसा लगता है कि समाज में उसकी उतनी ज्यादा इज्जत होगी। तो यहाँ पे डायमंड की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो लगातार बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आपके पास डायमंड आता जाएगा उसकी यूटिलिटी आपके लिए बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे जो चीज़ है यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रही है, तो इस वजह से इसका प्राइस क्या है, बढ़ा हुआ। यानी कि पहले एक डायमंड खरीदा, मान लो कि 1 लाख का खरीद लिया, ठीक है, दूसरा खरीदा उसको बोला 1.5 लाख में मिलेगा, ओके, तीसरा कहता है 3 लाख में मिलेगा, ओके। इसीलिए डायमंड का प्राइस क्या हो गया, हाई हो गया, क्योंकि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिसाइड कर रही है उसका प्राइस। यहाँ पे भी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिसाइड कर रही है इसका प्राइस, इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर चीपर है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी वाटर की क्या है, लगातार कम होती जा रही है, लेकिन डायमंड की बढ़ती जा रही है जैसे जैसे कंटिन्यूसली यूनिट हमारे पास बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे इस पैराडॉक्स ने डीएमयू के अंदर ये चीज एक्सप्लेन कर दी कि किसी भी चीज का प्राइस है वो टीयू पे डिपेंड ना रहकर किस पे होता है, एमयू पर होता है। तो ये जो हमारा था डीएमयू के बारे में पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन थी, जिसके अंदर हमने शुरू से लेके एंड तक का पढ़ा कि पहले हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर हमने उसका मीनिंग एंड डेफिनेशन पढ़ा, फिर हमने उसकी अजम्पशंस पढ़ी, फिर हमने उसके फीचर्स पढ़े, फिर उसके बाद हमने इसके कोजेस पढ़े थे, और अब अपने इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ रहे थे। तो ये जो चीज़ है ये हमारे किसको बताती है, डीएमयू डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को बताती है कि ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये हमारी लाइफ के हर सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है। तो यानी कि अब यहाँ पे जो ये हमारी डीएमयू की जो क्लास है वो यहाँ पे ओवर होती है। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। और एक बात मैं शुरू में कहना भूल गई थी और अब मैं कह रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना। द इकोनॉमिक्स कोच के नाम से मेरा चैनल आपको यूट्यूब पे मिलेगा। और अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो लो ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी का रहेगा। कुछ टॉपिक्स की बच्चों की डिमांड आ रही है, वो हम कार्डिनल अप्रोच को खत्म करने के बाद हम वो टॉपिक्स पे वीडियो लेकर आएंगे। और अब जो वीडियोस हैं वो जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। अभी थोड़ा सा शेड्यूल बिजी होने के कारण थोड़ा सा टाइम गैप है वो आ गया था, उसके लिए सॉरी। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी, जिसके बारे में आपको मैंने पहले भी बताया कि एक कंज्यूमर के पास जितनी भी इनकम है वो इस तरीके से खर्च करना चाहता है अलग अलग टाइप के अपनी चीज़ों पर कि उन सब से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। यानी कि उसको ऐसा होना चाहिए कि अगर एक से उससे ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है तो वो अपना सारा का सारा पैसा वहाँ खर्च करने की सोचेगा। तो इसीलिए उसको अगर 2-3 चीज़ों का कंजप्शन करना है तो वो इस तरीके से करेगा कि उस पर जो वो एक्सपेंस कर रहा है उनसे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अगर आपको फिर भी इस टॉपिक के अंदर कोई भी किसी को कोई भी कंफ्यूजन है या किसी ने कुछ भी पूछना है तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का, आप उस पर व्हाट्सएप अपना जो भी क्वेश्चन है, जो भी कुछ आपके डाउट्स हैं वो आप डाल सकते हैं वहाँ पे। उन डाउट्स को मैं हाथ हाथ क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी और इस चीज़ का मेरा वादा है। और साथ में मैं ये भी आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आप मेरी जो वीडियोज़ हैं उनको कंटिन्यूसली देखते हैं तो आपको किसी भी तरीके की कोचिंग की या किसी और तरीके की जो गाइडेंस की इकोनॉमिक्स को लेकर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।